नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज में आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वैद्युतिक तार एवं केबल। तार एवं केबल। दोस्तों, वैद्युतिक तार और केबल जो है वो आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है तो प्रत्येक चैप्टर के अंदर जो है वो तार और केबल के बिना कोई कार्य ही नहीं संपन्न नहीं हो पाता। तो जाहिर सी बात है, हम सबको पता हो कि विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें तार, केबल, बस बार इनकी आवश्यकता होती है। तो हम इस चैप्टर में जो है वो तार और केबलों के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यही पढ़ना चाहेंगे तार एवं केबल। तार एवं केबल विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम होता है। यानी दोस्तों, विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहे हैं तो आपके पास में क्या क्या माध्यम हो सकता है? तार है, केबल है या बस बार। लेकिन बस बार जो है दोस्तों वो बहुत ही रेयर केस में अपन जो है यूज करते हैं। ज्यादातर तार और केबल को ही जो है वो विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए काम में लेते हैं। और दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात और पता हो, यहाँ पर मैं एक बात लिखना चाहूंगा। तार व केबल, या फिर मैं कहूंगा कि प्रत्येक तार व केबल चालक होते हैं, परंतु प्रत्येक चालक तार व केबल नहीं होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसको समझे आप, एक उदाहरण से समझे। यहां पर मान लो मैं कोई बस बार बनाता हूं, ये कोई बस बार है। अब ये बस बार जो है दोस्तों वो चालक तो है, बस बार चालक है क्योंकि या तो एल्यूमिनियम की होती है या फिर मोस्टली जो है ये कॉपर की बनाई जाती है। तो बस बार जो है वो चालक तो है, लेकिन ये न तो तार है और न ही केबल है। यानी चालक तो है लेकिन तार भी नहीं है और केबल भी नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है कि कोई तार है या केबल है वो चालक जरूर होगा, क्योंकि हम कोई अचालकों के जो है वो तार और केबल नहीं बनाते हैं। इसलिए आप सबको पता हो यहाँ पर कि तार और केबल जो है उनका मोस्टली अपन विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एक माध्यम के रूप में उसको यूज करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर अपने को पता लगती है कि प्रत्येक तार और केबल चालक होते हैं, परंतु प्रत्येक चालक जो है वो तार और केबल हो ये कोई जरूरी नहीं है। आगे फिर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा वैद्युतिक तार की। वैद्युतिक तार होता क्या है? वैद्युतिक तार आप कहेंगे किसे? तो आप सबसे पहले परिभाषा पढ़ें इसकी। विद्युत धारा का सतत
प्रवाह, सतत प्रवाह करने के लिए, विद्युत धारा का सतत प्रवाह करने के लिए वृत्तीय कटाक्ष क्षेत्रफल, वृत्तीय कटाक्ष क्षेत्रफल वाला, वृत्तीय कटाक्ष क्षेत्रफल वाला नग्न अथवा आवरण युक्त वाला, नग्न अथवा आवरण युक्त चालक तार कहलाता है। दोस्तों परिभाषा पर एक बार वापस गौर करें कि विद्युत धारा का सतत प्रवाह यानी कि बिना रुके विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए वृत्तीय कटाक्ष क्षेत्रफल यानी उसका कटाक्ष क्षेत्रफल जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कैसा है, वर्तनुमा है। तो ये वर्त की जैसे कटाक्ष क्षेत्रफल हो गया। तो वृत्तीय कटाक्ष क्षेत्रफल वाला नग्न अथवा आवरण युक्त, यानी कि नग्न का मतलब उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ा हुआ है, और आवरण युक्त का मतलब है उसके ऊपर किसी प्रकार का अचालक इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहां पर आप पढ़ें कि विद्युत धारा प्रवाह के सतत प्रवाह के लिए वृत्तीय कटाक्ष क्षेत्रफल वाला नग्गा अथवा आवरण युक्त चालक ही जो है वो तार कहलाता है। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि तार जो है मुख्यतः एल्यूमिनियम का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, नाइक्रोम का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, यूरेका हो सकता है, आदि लिख सकता हूं मैं यहां पर। यानी अलग अलग धातुओं के हो सकते हैं तार। यह आवश्यकता के अनुसार है कि आपको किस वाले तार की आवश्यकता है। तो तार जो है वो अलग अलग धातुओं के हो सकते हैं, कोई एल्यूमिनियम का हो सकता है, कोई तांबे का हो सकता है, कोई नाइक्रोम का हो सकता है, कोई स्टील का हो सकता है, यूरेका का हो सकता है, और भी बहुत सारी धातुएं हैं उनके भी हो सकते हैं। आप टिन का ले सकते हो, आप शीशे का, लेड का ले सकते हो। आपकी आवश्यकता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का जो है वो तार काम में लेंगे। अब दोस्तों यहां पर एक विशेष बात और सीखने की है। आप पढ़ते हैं कि तार जो है उसी में आप पढ़ते हैं एक कोर शब्द, कि कोर क्या होता है। तो यहां पर मैं कोर की परिभाषा में लिखूंगा मैं कि एक से अधिक स्वतंत्र आवरण युक्त, एक से अधिक स्वतंत्र आवरण युक्त, परिभाषा में लिखता हूं फिर समझाता हूं, एक से अधिक स्वतंत्र आवरण युक्त, एक से अधिक स्वतंत्र आवरण युक्त तारों से बने एक बड़े आकार के चालक, एक बड़े आकार के चालक में प्रत्येक तार कोर कहलाता है, प्रत्येक तार कोर कहलाता है। दोस्तों इस परिभाषा को ध्यान से समझें आप। यहां पर बताया गया आपको पहले कि एक से अधिक स्वतंत्र आवरण युक्त, यानी कि मान लो आपके पास में कोई ऐसा तार था और इस तार के अंदर जो है वो इस प्रकार से मान लो तार निकले हुए थे, लिखा है इसने एक से अधिक स्वतंत्र आवरण युक्त, यानी कि इसके ऊपर भी स्वतंत्र आवरण चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर भी स्वतंत्र आवरण चढ़ा हुआ है। तो स्वतंत्र आवरण का मतलब है कि इसके ऊपर भी कोई अचालक चढ़ा हुआ है इस प्रकार से,
इसके ऊपर भी अचालक चढ़ा हुआ है इस प्रकार से। तो स्वतंत्र आवरण युक्त तार से बने हुए एक बड़े आकार का कोई चालक था और उसमें प्रत्येक तार जो है वो कोर कहलाता है। तो ये बड़े आकार का कोई चालक था, इसमें ये दो तार निकले और इनके ऊपर प्रत्येक पे ऊपर जो है वो अलग से क्या है, आवरण चढ़ा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा, इसमें कोर कहलाएगा। ये एक कोर है, इसमें एक दूसरा ये कोर है। तो ये पहला कोर, ये दूसरा भी क्या है, कोर है। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने यहाँ पर आपको दो कोर का जो है वो कंडक्टर बना करके बताया है। तो आप सीधी सी परिभाषा को समझे कि एक से अधिक स्वतंत्र आवरण युक्त तारों से बने एक बड़े आकार के चालक में प्रत्येक तार जो है वो कोर कहलाता है। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि ये एक कोर का हो सकता है, दो कोर का हो सकता है, तीन कोर का हो सकता है, या फिर मैं कह सकता हूं मल्टी कोर का हो सकता है। अब मल्टी कोर वाले की एक विशेष बात और ध्यान रखनी है दोस्तों आपको कि मल्टी कोर का कोई मान लो तार है तो उसमें प्रत्येक कोर जो होगी ना, मल्टी कोर यानी बहुत सारी कोर है, तो प्रत्येक कोर का अलग अलग कलर होगा। जैसे मैं यहां पर बना दिया कि एक कलर जो है वो ये है, दूसरा कलर जो है वो यहां पर ये है, तीसरा कलर जो है यहां पर ये है, चौथा कलर जो है वो ये है, पांचवा कलर जो है वो कुछ इस प्रकार से है। तो ये क्या है, सब के सब इस प्रकार से बंधे हुए हैं, यानी एक बड़े चालक के अंदर जो है वो अलग अलग कोर लगी हुई थी। तो ये 5 कोर इसके अंदर डली हुई थी, प्रत्येक के ऊपर क्या है, अचालक आवरण अलग से चढ़ा हुआ है, प्रत्येक पर अचालक आवरण अलग से चढ़ा हुआ है। तो अलग से जिनके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ होता है वो अपने आप में क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। तो आपको विशेष बात ये ध्यान रखनी थी यहाँ पर कि मल्टी कोर जो है उनको अलग अलग रंगों से भी, यानी उनके ऊपर जो अचालक चढ़ाएंगे ना वो अलग अलग क्या होगा, रंग का होगा। बाकी कंडक्टर तो जो है वो सबका सेम ही कलर आना है। यदि एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम जैसा कलर होगा, कॉपर का है तो कॉपर जैसा कलर होएगा। तो ये बात आपको दोस्तों यहाँ पर विशेष ध्यान रखनी है। एक और इसमें विशेष बात जो ध्यान रखने की है वो ये है, स्टैंडर्ड कोर। स्टैंडर्ड कोर ये क्या होती है, स्टैंडर्ड कोर किसे कहेंगे आप? तो एक से अधिक जो कोरें होती है आपके पास में, उन कोरों को ऐड करके अपन जो बनाते हैं। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा एक से अधिक कोरों को ऐड कर, यानी स्टैंडर्ड करके ऐड कर बनाई गई कोर स्टैंडर्ड कोर कहलाती है। स्टैंडर्ड कोर किसे कहेंगे आप? यानी दोस्तों आपके पास में कोरें थी और उन कोरों को आपने क्या कर दिया, मोड़ दिया, स्टैंडर्ड कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। तो जाहिर सी बात है ऐसी कोर जो है वो क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड कोर कहलाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि इनके उदाहरण जो है मुख्यतः आप ले सकते हैं कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3, 7 या जैसे भी, मतलब कि आपके पास 3, 7 का, 19 का, 22 का, इस प्रकार से आप जो है इसके उदाहरण ले सकते हैं। तो ये सब जो उदाहरण हुए दोस्तों 21, 3, 7, 19, 21, इस प्रकार से आप जो है वो कोर ले लिए। कैसे, मान लो यहां पर ये 3 कोर थी, ये किसी अचालक में थी, इनको आपस में आपने स्टैंडर्ड कर दिया, मोड़ दिया। तो ये 3 चालकों वाली क्या होगी, स्टैंडर्ड कोर होगी, या 3 कोर वाली क्या होगी, स्टैंडर्ड कोर होगी। क्योंकि 3 कोरों को स्टैंडर्ड किया गया है, मोड़ा गया है। यानी एक इसके ऊपर भी अचालक आवरण अलग से चढ़ाया हुआ था, इस पे भी अचालक आवरण अलग से, इस पे भी अचालक आवरण। तो तीनों अलग अलग अपने आप में क्या थी, ये कोर थी। और इन तीनों को ही यदि स्टैंडर्ड कर दिया जाए, मोड़ दिया जाए, ट्विस्ट कर दिया जाए, तो ये फिर क्या कहलाएगी, आपकी स्टैंडर्ड कोर वाला केबल या स्टैंडर्ड कोर वाले जो है चालक कहलाएगा आपका। कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पर टॉपिक है अपना केबल। तार के बारे में अपन ने पढ़ा, तार के बारे में और हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं
कि तार जो है वो कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे तांबे का तार हो सकता है, इसके अलावा एल्यूमिनियम का तार हो सकता है। आप जो है आगे बात करेंगे स्टील के तार की, जिसको जीआई तार के रूप में भी अपन पढ़ते हैं, नाइक्रोम का तार पढ़ सकते हैं। तो ये जो तार हैं इनके बारे में और अपन धातु के आधार पर तार और केबलों को अलग से पढ़ लेंगे, तो वहां पर अपन इसको लेने वाले हैं। फिलहाल आप केबल के बारे में जानें। केबल, सबसे पहले तो सबको पता हो कि केबल की परिभाषा क्या होती है। तो केबल की मैं परिभाषा में लिखूंगा कि एक या कई ऐंठे हुए तारों को अचालक आवरण लेप दिया जाए, अचालक आवरण चढ़ा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है वो क्या बन जाता है, केबल बन जाता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा एक या कई ऐंठे हुए, एक या कई ऐंठे हुए एक या कई ऐंठे हुए तारों, कई ऐंठे हुए तारों वाला अचालक आवरण युक्त चालक केबल कहलाता है। यानी यहां पर आपने क्या पढ़ा है दोस्तों, एक या कई ऐंठे तारों को जो है आप आवरण युक्त कर रहे हो, उनके ऊपर अचालक आवरण चढ़ा रहे हो, तो अचालक आवरण युक्त जो चालक बनता है आपका, वही क्या कहलाता है, आपका केबल कहलाता है। दोस्तों यहां पर आपको भी ये भी बात पता होनी चाहिए कि केबल जो होते हैं, केबल भी सिंगल कोर या स्टैंडर्ड कोर में बनाए जा सकते हैं, तो यहां आप थोड़ा सा ध्यान रखें। पहली बात तो ये कि एक या कई ऐंठे हुए तारों को आपने अचालक आवरण चढ़ा करके और क्या बना दिया है, केबल बना दिया। दोस्तों केबल के लिए मैं यहां पर एक नोट ही लिख देता हूं, आपको हमेशा याद रखना है, सामान्यतः तारों पर अचालक आवरण चढ़ा देना ही केबल निर्माण है। यानी केबल का आपको निर्माण करना है तो सीधी सी बात है, जो आपके पास में तार थे उनके ऊपर क्या करें, आप अचालक चढ़ा दें, क्योंकि केबल जो होते हैं ना वो कभी भी नग्गे नहीं होते हैं। केबल जो भी होंगे उनके ऊपर हमेशा क्या होगा, इंसुलेशन चढ़ा हुआ होगा, और इंसुलेशन जो है वो आवश्यकता के अनुसार चढ़ा हुआ होता है। आवश्यकता एक वोल्टेज की हो सकती है कि ज्यादा वोल्टेज पे काम करने वाले होंगे तो ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले आपको अचालक उनके ऊपर चढ़ाने पड़ेंगे, कम वोल्टेज पे काम करने वाली है तो कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले अचालक आपको चढ़ाने होंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अपने को जो विशेष बात ध्यान रखनी है वो यही है कि सामान्यतः कोई भी जो चालक तार था उसके ऊपर अचालक आवरण चढ़ा करके आप क्या करते हैं, केबल का निर्माण करते हैं। और यहां लिख सकता हूं मैं, उपयोगिता के आधार पर अचालकों का चयन किया जाता है कि केबल को आपको कहां पर उपयोग लेना है, उसी के हिसाब से जो है आप क्या करेंगे, चयन करेंगे। आगे फिर मैं बात करता हूं दोस्तों कि केबल की वास्तव में संरचना कैसी होती है।
तो संरचना में यहां पर सबसे पहले तो मैं एक चित्र सा ही बनाना चाहूंगा कि मान लो ये अपने पास में कोई, शुरुआत से करते हैं अपन। सबसे पहले क्या होगा, उसमें कोई कंडक्टर होंगे। तो ये क्या है, उसके अंदर कोई मान लो कंडक्टर है। इनको मैं कंडक्टर भी कह सकता हूं और कोर भी कह सकता हूं। कंडक्टर यानी कि चालक, और इसे ही मैं कोर भी कह सकता हूं। कोर इसलिए कह सकता हूं दोस्तों क्योंकि ये प्रत्येक जो कंडक्टर थे उन प्रत्येक कंडक्टर के ऊपर ही क्या होता है, अचालक आवरण चढ़ा हुआ होता है, प्रत्येक पर अलग अलग। तो प्रत्येक पर अचालक आवरण जो चढ़ा हुआ प्रत्येक पर अचालक आवरण चढ़ा हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है वो क्या कहलाएगा, कोर कहलाएगा। किसी कंडक्टर के ऊपर आप यदि कोई अचालक चढ़ा देते हो, कागज अचालक चढ़ा देते हो, तो जाहिर सी बात है वो क्या बन जाती है, कोर बन जाती है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये जो आपने चढ़ाया अभी, इसको लिख दूंगा मैं यहां पर अचालक आवरण। और ये दोस्तों प्रत्येक कोर पे अलग अलग होता है, यानी कि इस वाली कोर के ऊपर आपने अलग चढ़ाया आवरण, और इस वाली अलग अलग का मतलब पदार्थ अलग अलग नहीं लिया है मैंने इस कोर पे इंडिविजुअल चढ़ाया है और इस कोर के ऊपर भी वही पदार्थ इंडिविजुअल चढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूं यहां पर दोस्तों, मैं बात करूंगा यहां पर धात्विक कवच के बारे में। तो इन दोनों के ऊपर क्या करता हूं मैं, एक साथ इस प्रकार से मैंने यहां पर दोनों के ऊपर एक साथ क्या कर दिया, मैंने ये जो कवच चढ़ाया मैंने ये लिख दिया मैंने यहां धात्विक कवच। तो अचालक आवरण जो था ना, यानी सभी कोरों के ऊपर एक साथ अपन कोई आवरण चढ़ाए, वो क्या होगा, आपका धात्विक कवच होगा। फिर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, धात्विक कवच जो है उसके ऊपर जो होगा वो होगा आपका बेडिंग, यानी इसके ऊपर जो एक परत होगी वो होगी बेडिंग। और फिर बेडिंग के ऊपर फिर होगी दोस्तों आर्मरिंग। तो आर्मरिंग में क्या होता है, इस प्रकार से जो है वो जीआई तार जो होंगे उनकी इस परत से चढ़ी हुई होगी, यानी ये कहलाएगी आर्मरिंग। और फिर दोस्तों आर्मरिंग जो है उसके ऊपर होगी आपकी सर्विंग। आर्मरिंग जो है उसके ऊपर जो लास्ट परत जो होगी, अंतिम जो परत होगी, उसे कहेंगे आप सर्विंग। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है आपकी एक केबल तैयार हो पाएगी। तो आपको यहां पर डिटेल से पढ़ना है। आप यहां पर पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोर के बारे में। दूसरा जो पॉइंट पढ़ोगे आप वो पढ़ोगे आप अचालक आवरण के बारे में। तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा अपना धात्विक कवच के बारे में। चौथा जो पॉइंट होगा दोस्तों वो होगा आपका बीडिंग के बारे में। पांचवा पॉइंट होगा आर्मरिंग के बारे में। और छठा जो पॉइंट होगा वो सर्वरिंग होगी, यानी अंतिम जो कवच होता है वो होगा आपका सर्वरिंग। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहां पर आप पढ़ रहे हैं ये एक तरह से लिखना चाहूंगा मैं, केबल की संरचना लिख देता हूं यहां पर टॉपिक का नाम। केबल की संरचना, केबल की संरचना, ये अपना टॉपिक है यहाँ पर। अब एक एक के बारे में चर्चा करूंगा यहाँ पर। सबसे पहले मैं बात करूंगा चाहूंगा नंबर 1 की, यानी मैं बात करूंगा यहाँ पर कोर की। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आप कोर के बारे में। कोर, तो दोस्तों इतना तो आप कोर के बारे में पढ़ ही चुके हो कि प्रत्येक चालक जो है, प्रत्येक कंडक्टर जो है उसके ऊपर आप अचालक आवरण चढ़ा देते हो तो वो कोर बन जाती है। तो यहाँ पर वह भाग जिसमें से करंट गुजरती है
वो कंडक्टर होता है, लिखूंगा मैं यहां पर, वह भाग जिसमें करंट गुजरती है वह चालक कहलाता है, और चालक पर स्वतंत्र आवरण चढ़ा दिया जाए तो ये कोर कहलाता है। तो दोस्तों एक तो चीज तो अपन ने पढ़ी यहां पर कि ये जो है वो कोर होगी, उसमें से करंट गुजरती है। आप पीछे वाली स्लाइड के ऊपर वापस आए और देखें यहां पर कि करंट जो गुजरेगी, तो जाहिर सी बात है करंट इसी में से गुजरेगी, इस कोर में से गुजरेगी। तो और कोर कब बनी? जब इसके ऊपर आपने अचालक आवरण चढ़ाया। फिर दूसरी बात मैं यहां पर लिखना चाहूंगा इसके लिए, ये कोर एल्यूमिनियम तांबा, एल्यूमिनियम तांबा से मुख्यतः बनी होती है। फिर यहां पर मैं लिखूंगा कोर की मोटाई प्रवाहित होने वाली करंट पर निर्भर करती है। यहां पर मैं एक और लाइन लिखना चाहूंगा, कोर की संख्या भी प्रवाहित होने वाली करंट पर निर्भर करती है। और दोस्तों आप सबको यह भी पता हो कि कोर जो है वो एक कोर यानी सिंगल कोर, डबल कोर, तीन कोर, इसके अलावा 3.5 यानी 3.5 कोर में बनाई जाती है। होने में वो 4 कोर ही होती है, लेकिन एक न्यूट्रल के लिए होता है, वो थोड़ा सा पतला तार होता है, और 3 फेजों के लिए जो थोड़ा मोटे होते हैं। तो जाहिर सी बात है इसको अपन 3.5 कोर कह देते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर और 3.5 कोर में जो है ये मुख्यतः बनाई जाती है। तो ये दोस्तों अपने को क्या है, कोर के बारे में जानकारी थी। अब बात करते हैं अपन आगे। दूसरा पॉइंट क्या था अपना, अचालक आवरण। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा अचालक आवरण, ये आपका दूसरा पॉइंट था। अब अचालक आवरण जो है दोस्तों, वो सीधी सी बात है, कोर के ऊपर आप क्या कर रहे हो, चढ़ा रहे हो। कोर के ऊपर क्या कर रहे हो, आप चढ़ाए हो अचालक, वही अचालक आवरण है। तो यहां पर मैं सबसे पहले तो लिखूंगा ये कि यहां पर प्रत्येक कोर पे, प्रत्येक कोर पर कैम्ब्रिक, दोस्तों ये कैम्ब्रिक जो है वो अचालक है, या कैम्ब्रिक पदार्थ कह दो, या फिर आप अथवा ले सकते हो, अथवा कैम्ब्रिक पदार्थ, अथवा वार्निश, वार्निश युक्त अचालक कागज का आवरण स्वतंत्र रूप से प्रत्येक कोर पर लपेटते हो।
यानी सीधी सी बात है दोस्तों, जो आपके कंडक्टर थे उन कंडक्टरों के ऊपर जो आप अचालक आवरण चढ़ा रहे हो वो कैम्ब्रिक पदार्थ या वार्निश युक्त जो कागज था उस कागज को लपेट करके ऊपर, और फिर बाद में आप प्रत्येक के ऊपर, प्रत्येक कोर के ऊपर स्वतंत्र रूप से लपेट करके आप उसको तैयार कर रहे हो। फिर दूसरी बात यह है कि आपको यदि मान लो उच्च उच्च क्षमता पर काम करने वाली केबल बनानी है तो जाहिर सी बात है मैं यहां लिखना चाहूंगा कि उच्च क्षमता पर कार्य करने वाली, उच्च क्षमता पर काम करने वाली केबलों में अचालक कागज पर पेट्रोलियम जेली। दोस्तों ये पेट्रोलियम जेली है, समझो आपकी वेसलिन जो आती है आप सर्दियों में यूज करते हो, वही चीज है कि पेट्रोलियम जेली जो है आपको शोधन से आपको जो मिली है, एक तरह से ग्रीस की तरह आती है, उसका क्या कर देते हैं आप अचालक कागज के ऊपर एक लेप कर देते हैं। तो उच्च क्षमता पर कार्य करने वाली केबलों में अचालक कागज पर पेट्रोलियम जेली लेप लगाते हैं, जिससे क्या होती है उसकी अचालकता दोस्तों जो है वो और बढ़ जाती है। एक चीज आप और ध्यान रखें कि कई बार प्रश्न आता है कि सर ये अचालक आवरण जो है वो कितना मोटा चढ़ाए, अचालक आवरण कितना मोटा चढ़ाए, छोटा चढ़ाए या मोटा चढ़ाए। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा अचालक की मोटाई, अचालक की मोटाई विद्युत विभव यानी कि वोल्टेज पर निर्भर करती है, साथ ही अचालक पदार्थ पर भी मोटाई निर्भर करती है। बिल्कुल दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अचालक कितना मोटा करें। तो पहली बात तो ये पता हो आपको कि आप जो है अचालक चढ़ा रहे हो वो 33,000 वोल्टेज वाली पे चढ़ा रहे हो, 11,000 वाली पे चढ़ा रहे हो, 132 वाली पे चढ़ा रहे हो। तो जैसा वोल्टेज होगा उसी हिसाब की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पैदा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अचालक लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप पीवीसी चढ़ाते हो तो अलग डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यदि आप रबड़ लेते हो तो अलग डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके अचालक कौन सा चढ़ाना है जो कितना मोटा होगा। कई बार पतला होने पर भी जो है वो अच्छी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाती है, कई बार उसको रबड़ जैसा मोटा बना दिया जाए तो भी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम रह जाती है। तो जाहिर सी बात है अचालक पदार्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है, और दूसरी बात केबल के ऊपर कितना चढ़ाना है ये बात उसमें से गुजरने वाले वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड करती है, या उसके ऊपर आरोपित वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड करती है। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा अगले पॉइंट की। अगला जो अपना तीसरा पॉइंट था वो था धात्विक कवच। धात्विक कवच, धात्विक कवच। दोस्तों धात्विक कवच से सीधा सा मतलब यही है कि दोनों कोरों के ऊपर आपने अचालक चढ़ाया और फिर अब सभी कोरों के ऊपर एक साथ जो आप जो है अचालक लगा करके और फिर उसके बाद में कोई धातु का लेप करोगे या धातु की कोई पर चढ़ाओगे, वही क्या कहलाएगा आपका धात्विक कवच। तो सबसे पहले तो आपको यह पता हो कि इसको चढ़ाते कैसे हैं आप। तो सभी कोरों पर अचालक लगाकर, अचालक लगाकर, सभी कोरों पर अचालक लगाकर एक साथ जो है आप क्या करेंगे, कोई भी धातु ले सकते हैं, सभी कोरों पर अचालक लगाकर एक साथ धातु की परत चढ़ाई जाती है।
इसके अलावा आपको पता हो कि लेड या लेड एलॉय जो है अपन मोस्टली धातु के अंदर काम में लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये जो धातु लिखूंगा इसमें लिखूंगा मैं या तो लेड हो सकती है या फिर लेड एलॉय, इसके साथ में कोई मिक्स, या फिर एल्यूमिनियम भी आप ले सकते हैं। तो ये जो है इसकी एक परत चढ़ी हुई होगी। आप सबको ये भी पता हो कि इसका जो है मुख्य यूज क्या है। धातु परत या धात्विक कवच जो है, धातु परत या कवच हमें केबल को, हमें हटा देता हूं, धातु कवच केबल को नमीरोधी बनाने के लिए उपयुक्त है। यानी ये नमीरोधी बनाने के लिए काम करता है। तो आपको मोटी मोटी आपको 2-3 बात पता होनी चाहिए कि धात्विक कवच वास्तव में क्या है। तो आपने सबसे पहले जो कंडक्टर लिया उसके ऊपर फिर आपने प्रत्येक पे अलग अलग अचालक चढ़ाया, तो वो कहलाया आपका अचालक आवरण। और फिर अचालक आवरण के ऊपर यानी सभी कोरों के ऊपर एक साथ आपने अचालक आवरण चढ़ा करके और धातु की एक परत चढ़ा रहे हो, तो वो कहलाता है आपका फिर धात्विक कवच। और धात्विक कवच में आप मोस्टली लेड एलॉय या एल्यूमिनियम जो है वो आप काम में लेते हो। इसके अलावा आपको पता हो कि धातु की परत जो है, कवच जो है, वो केबलों में नमी रोधी बनाने के लिए या नमी से हमें बचाने के लिए काम में लिया जाता है। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों यहां पर बेडिंग की। अगला टॉपिक हमारा बेडिंग। बेडिंग जो है वो धातु कवच के ऊपर की जाती है। तो बेडिंग में मोस्टली होता क्या है दोस्तों, बेडिंग में फाइबर लिखना चाहूंगा मैं, धातु के ऊपर फाइबर या जूट, फाइबर जूट आदि को पट्टियों के रूप में तार पर लपेटा जाता है। दोस्तों ये पट्टी के रूप में लपेटना, पट्टी का मतलब बैंड, और बैंड से ही जो है आपकी बेडिंग आती है निकल करके। यानी आप पट्टियों के रूप में, छोटी छोटी पट्टियों के रूप में, बैंड्स के रूप में आप उसको काट करके फिर लपेटते हो। आपने देखा भी होगा कई बार केबल को छीलते हैं तब कि उसके ऊपर जो है वो पट्टियां सी लिपटी हुई होती है। तो जाहिर सी बात है धातु के ऊपर फाइबर या जूट आदि को आप क्या करते हो, पट्टियों के रूप में लपेट करके तैयार करते हो। तो वो क्या कहलाता है, आपका बेडिंग कहलाता है दोस्तों। इसके अलावा आप सबको यह भी पता हो कि बेडिंग जो है हमें यांत्रिक चोटों से भी बचाने का काम करता है। यह यांत्रिक चोटों से बचाने का कार्य भी करता है। या फिर मैं लिख सकता हूं, ये खरोंचने से बचाने का कार्य करता है। तो ये दोस्तों आपको बेडिंग में पढ़ना था। अब पढ़ रहे हैं अपन आर्मरिंग। आर्मरिंग क्या है, आर्मरिंग जो है वो एक यांत्रिक मजबूती देने के लिए स्टील को एक जाल के रूप में जो है आप लगाते हो। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा सबसे पहले जीआई यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन से बने तार को
जालीनुमा संरचना में, जालीनुमा संरचना में बेडिंग के ऊपर, बेडिंग के ऊपर लगाया जाता है। दोस्तों यहां पर आपको एक बात और विशेष पता होनी चाहिए कि ये जो आप तार लगा रहे हो, यानी कि जीआई के जो है आप जालीनुमा पर चढ़ा रहे हो, ये डबल भी हो सकती है। यानी मैं लिख सकता हूं कि ये जालीनुमा परत दोहरी भी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है ये यांत्रिक चोटों से हमें बचाती है, तो दोहरी कर दोगे तो और मजबूत हो गई। यानी और कई बार क्या होता है कि फैक्ट्रियों वगैरह में या कहीं वर्कशॉप में इस प्रकार की जगह होती है जहां पर कोई भी चीज़ें गिरने के या उनके ऊपर यांत्रिक चोटें लगने के जो हैं वो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो ऐसी जगहों पर जो है आप क्या करेंगे, फिर दोहरी परत वाली जो है आप केबल काम में ले लेंगे। दोस्तों आप सबको यहाँ पर एक चीज़ और भी पता होनी चाहिए कि जो विद्युत विभाग जो है वो आर्मर्ड केबल में कनेक्शन देता है। आर्मर्ड केबल में कनेक्शन देने के उसको दो फायदे हो जाते हैं। एक तो ये तो फायदा है ही कि वो मजबूत हो जाती है, काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होती है। दूसरा फायदा दोस्तों और भी है कि इसका जो आर्मरिंग होता है, जैसे मान लो ये कंडक्टर थे अंदर और ऊपर जो है आपने आर्मरिंग चढ़ा रखी है, इस प्रकार से जो है आपने ये आर्मरिंग कर रखी है ऊपर। तो दोस्तों यहां पर आप जैसे मान लो चोरी करोगे तो काटोगे इसको तो वैसे चोरी में पकड़ में आ जाओगे। यदि कील वगैरह आप ठोकते हो इसके ऊपर तो मान लो ये जैसे फेस के पास में ही गया, कील ठोकने पर ये कील जो है, ये कील ठोकने पर ये कील मान लो फेस के पास में गई, लेकिन आप ये भी देखो कि ये इसके आर्मरिंग जो है उसको स्पर्श कर रही है। और आर्मरिंग को स्पर्श करेगी तो आपको पता होना चाहिए कि आर्मरिंग जो है वो मोस्टली अर्थिंग किया जाता है। तो इधर से फेज आया, इधर अर्थ आया, दोनों आपस में क्या हो गए, यही शॉर्ट हो गए, मतलब कि चोरी होने से बच गई बिजली। वो एक अलग बात है कि इसके लिए आप कई प्रकार के उपाय कर लेते हो, लेकिन आपको यहाँ पर सीखना है कि हमें यांत्रिक चोटों से तो बचा ही रही है आर्मरिंग, इसके अलावा हमारे को विद्युत चोरी से भी एक तरह से रक्षा कर रही है, बचाने का काम करती है। तो ये भी एक क्या है, आपको ध्यान होना चाहिए आर्मरिंग के बारे में। दूसरी बात आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये यांत्रिक चोटों से बचाती है, यांत्रिक चोटों से बचाने का काम करती है। दूसरी बात ये पता है कि बीडिंग के ऊपर जो है अपन इसको लगाते हैं, और बीडिंग के ऊपर जो है इसको लगाते हैं, और डबल मैंने बताई दी आपको कि डबल या दोहरी की जगह आप डबल लिखोगे तो ज्यादा रहेगा याद, डबल, यानी कि जालीनुमा इसको डबल भी बना दिया जाता है। तो ये आपको आर्मरिंग के बारे में पता होना चाहिए। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा, अपना लास्ट टॉपिक जो है इसके अंदर वो है सर्विंग का। सर्विंग दोस्तों, सर्विंग यहां पर क्या है, ध्यान दें आप। सर्विंग का मतलब आर्मरिंग के ऊपर भी, ये मान लो आपकी आर्मरिंग थी और इस आर्मरिंग के ऊपर एक जो ऊपर का ये जो आवरण है, तो इसको मैं कहूंगा यहां पर सबसे पहले लिखूंगा इसके बारे में कि आर्मरिंग की सुरक्षा करने के लिए एक फाइबर युक्त आवरण चढ़ाया जाता है। आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए अंतिम और लिख देता हूं यहां पर मैं, अंतिम सुरक्षा कवच के रूप में फाइबर युक्त अचालक आवरण सर्विंग कहलाता है।
यानी सबसे अंतिम रूप से आप जो फाइबर का जो कवर चढ़ाएंगे या चालक कवर चढ़ाएंगे वही क्या कहलाएगा, आपका सर्वरिंग कहलाएगा। तो इसके बारे में आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये अलग अलग कलर में हो सकती है। सर्वरिंग का जो कलर है, रंग जो है आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है। जैसे आपको कलर की चाहिए वैसे आप केबिलें बना सकते हो। मुख्यतः जो है केबिलें ब्लैक कलर में बनाई जाती है, ठीक है। तो ये था आपका वैद्युतिक केबिल आप पढ़ रहे थे, और वैद्युतिक केबिल की जो है वो संरचना के बारे में हमने पढ़ा अभी। अगला हमारा टॉपिक जो है इसमें वो है केबिलों का चयन किन आधारों पर करें हम। तो यहां पर लिखूंगा मैं केबिल का चयन। दोस्तों आप केबिल का चयन करने वाले हैं, केबिल आप लेकर के आने वाले हैं, तो किन किन बातों को हम ध्यान रख करके केबिल लेकर के आए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर केबिल का चयन करने के लिए सबसे पहले आपको पता हो कि धातु की किस्म, धातु की किस्म। दोस्तों धातु की किस्म से मतलब आप दुकानदार को जाकर के बोलोगे कि केबिल चाहिए तो सबसे पहले यही पूछेगा आपको कि भैया एल्यूमिनियम की चाहिए या फिर तांबे की चाहिए। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि एल्यूमिनियम या तांबा, कौन सी, तो ये हो गया धातु की किस्म, कि धातु की किस्म कौन सी चाहिए आपको। दूसरा मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, दूसरे के अंदर है अचालक की किस्म, अचालक की किस्म। दोस्तों अचालक की किस्म में केबलें आपको पता है कई प्रकार की आती है। पीवीसी की केबल आती है, रबड़ की केबल आती है, VIR जिसको बोलते हो आप इंडियन रबड़, या फिर वेल्केनाइट इंडियन रबड़, या फिर दोस्तों इसमें ट्रोपोडियोर केबल। तो जाहिर सी बात है, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप किस प्रकार के अचालक चढ़ा हुआ केबल लेना चाह रहे हो। तो अलग अलग, तो यहां पर लिखना चाहूंगा मैं अलग अलग पदार्थों की अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है जो हमें आवश्यकता के अनुसार चयन करनी होगी। यानी अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है अलग अलग पदार्थों की। अब आपको किस प्रकार की चाहिए उस प्रकार का आप अचालक काम में ले लेंगे। मान लो आपको पास भट्टी के काम करना है तो जाहिर सी बात है आप उस टेम्परेचर को सहन करने वाली कोई केबल लेके आओगे। ऐसा तो है नहीं कि वहां पीवीसी या कोई रबड़ की लेकर के आओगे। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट जो है अपना वो है केबल की स्थापना विधि। केबल की स्थापना विधि। दोस्तों यहां स्थापना विधि से क्या मतलब है कि आप केबल को कहीं खुले में स्थापित करोगे या फिर केबल को आप किसी ऐसी जगह पर रखोगे वहां चोट लगने का डर है, या केबल को आप किसी कंड्यूट के अंदर डालोगे जहां पर ऊष्मा जो है उसका विसर्जन नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है जगह देख करके उस हिसाब से अपने को क्या होगा केबल खरीदना पड़ेगा। तो मैं यहां केबल की स्थापना में लिखूंगा कंड्यूट या खुले में या चोट लगने वाले स्थानों के अनुसार केबल का चयन करेंगे। अगला पॉइंट हमारा चौथा जो पॉइंट है, चौथे पॉइंट में हम लेते हैं फेजों की संख्या। फेजों की संख्या
दोस्तों आप गए दुकान के ऊपर, बोल दिए केबल देना, उसने दे दी आपको सिंगल फेज वाली, तो सिंगल फेज में 2 ही कोर आएगी, एक फेज के लिए एक न्यूट्रल के लिए, जबकि आपको यहाँ चाहिए थी 3 फेज के लिए। तो 3 फेज वाली सप्लाई में एक न्यूट्रल भी आता है, यानी कि आपको 3.5 कोर वाली या 4 कोर वाली केबल चाहिए होती, और आप जो है वो 2 कोर वाली लेकर के आ गए। तो जाहिर सी बात है फेजों की संख्या के अनुसार, कि सिंगल फेज के अनुसार, 2 फेज के अनुसार, 3 फेज के अनुसार अलग अलग जो है वो केबलों का निर्धारण करना पड़ेगा, आपको निर्धारण होगा। तो ये आपको सब पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है मैं 5वां पॉइंट यहां पर लेना चाहूंगा, कोरों की संख्या पर। कोरों की संख्या, कोरों की संख्या से क्या मतलब है दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि कोर जितने ज्यादा होंगे उतने ही आप जो है वो सप्लाई ज्यादा प्राप्त कर सकते हो। तो यहां पर मैं लिखूंगा कोरों की संख्या में करंट क्षमता के अनुसार व उपयोगिता के अनुसार केबल का चयन करें। केबल का चयन करें, कोर की संख्या के अनुसार हो गया। इसके बाद में अपन अगली बात करते हैं अगले स्लाइड में, चारों ओर के तापमान पर। बिल्कुल दोस्तों, पहले अपन पॉइंट पढ़ चुके हैं 5, और छठा पॉइंट जो है हमारा वो है चारों ओर के तापमान पर भी निर्भर करता है कि आपकी जो कोर है वो किस प्रकार की हमें लेनी है। मान लो चारों ओर का टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा टेम्परेचर सहन करने वाले अचालक वाली केबल लेनी पड़ेगी, और कम है तो कम। तो जाहिर सी बात है चारों ओर का टेम्परेचर जो है वो भी डिपेंड करता है केबल का। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, सुरक्षा सामग्री, सुरक्षा सामग्री के अनुसार। और यह सुरक्षा सामग्री जो है वो फ्यूज की रेटिंग के हिसाब से है, रेटिंग के अनुसार है। और ये दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक कोर्स, एक होता है आपका कोर्स एक्सेस, कोर्स एक्सेस, और जो दूसरा है दोस्तों, एक तो होता है कोर्स एक्सेस और दूसरा जो है आपका क्लोज एक्सेस, क्लोज एक्सेस। अब ये कोर्स एक्सेस क्या है और क्लोज एक्सेस क्या है, ये फ्यूज की रेटिंग के अनुसार आपने 2 चयन बना रखे हैं। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, देखो ध्यान से, 1.5 एम्पियर की करंट 4 घंटे तक, यहां पर भी ऐसे लिख देता हूं मैं कि 1.5 एम्पियर की करंट 4 घंटे तक। लेकिन दोस्तों एक जो है, एक के अंदर जो है वो नहीं तोड़ता है और एक में तोड़ता है। अब यह नहीं तोड़ता है और तोड़ता है का मतलब यहां पर परिपथ से है, यानी परिपथ नहीं टूटता है और परिपथ टूट जाता है। तो आप जो है इनको दोस्तों इसी प्रकार से याद रखें कि सुरक्षा सामग्री के अनुसार जो केबल का आप चयन कर रहे हो वो फ्यूज की रेटिंग के अनुसार होता है। और यहाँ पर कोर्स एक्सेस जो है उसके अंदर आप देखेंगे कि 1.5 एम्पियर की करंट 4 घंटे तक परिपथ को नहीं तोड़ पाती है, जबकि यहाँ पर आप क्लोज एक्सेस के अंदर आप पढ़ेंगे तो यहाँ क्लोज एक्सेस के अंदर जो है आप
1.5 एम्पियर की करंट जो है वो 4 घंटे तक परिपथ को निश्चित रूप से तोड़ देती है। तो यहाँ तोड़ता है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, और निश्चित रूप से तोड़ता है। तो ये आपको यहाँ पर चर्चा करनी थी दोस्तों। ये जो सारे टॉपिक थे ये आपको महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जामों के अंदर जो है वो चयन से संबंधित चीजें पूछी जाती है। तो ये थे आपके तार और केबिल। अब तार और केबिल को अपन और अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत करके और पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।